लोग कहते हैं कि टमाटर मत खाओ, इससे हो सकता है। लोग कहते हैं कि बहुत मीट मत खाओ, इससे हो सकता है पथरी। वो क्या कारण है जिससे ये पथरी होती है? मैं इसमें पित्त की थैली की पथरी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें टमाटर खाने या ना खाने से इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये पथरी किस चीज़ से बनती है? पित्त हमारे जो शरीर में जो लिवर से जो बनता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। पेट में गैस बनना मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी को ये लक्षण सब आम है। ये तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करें कि नहीं, ये मुझे लगता है कि पित्त का भी कोई मसला हो सकता है, मुझे एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए या कि मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है। ये भी एक संभावना है कि आप पित्त की थैली में पथरियाँ पाले हुए हैं, लेकिन अभी तक वो सामने आपको नहीं पता लगी है। क्या ये दवा से भी ठीक हो सकती है अगर पथरी छोटी है, या ऐसा लगता है कि अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ दवाओं से भी असर पड़ता है? बहुत से मरीज आते हैं जो ये कहते हैं साहब ऑपरेशन तो हमें बहुत डर लगता है। लेप्रोस्कोप तरीके से होती है जिसमें केवल छोटे छोटे छेद होते हैं। पेशेंट शाम के टाइम पर अक्सर देखा गया है कि फिट है टू बी डिस्चार्ज। पेट में दर्द हो तो हम अक्सर कहते हैं कि गैस होगी, या कभी तला भुना खाया और भारीपन हुआ तो भी लोग टाल जाते हैं। लेकिन कई बार यही छोटा सा दर्द गॉल ब्लैडर की पथरी का संकेत होता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई लक्षण नहीं आया, किसी दूसरी परेशानी की वजह से पेट का अल्ट्रासाउंड कराया और अचानक पता चला कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये बीमारी बिना शोर किए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर जीपी गुप्ता, जिनसे हम समझेंगे कि गॉल ब्लैडर की पथरी आखिर है क्या, क्यों बनती है और किन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वेलकम सर। थैंक यू। सर, ये हमने जो टॉपिक चुना है गॉल ब्लैडर की पथरी, गॉलस्टोन्स, इसको आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले इसको समझा दीजिए कि पथरी है क्या, और ये भी कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। मनुष्य के शरीर में जिगर, जिसको हम लिवर भी बोलते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। वो हमारे लिए वो रस पैदा करता है जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है पचाने में वो है चर्बी, जो हम चिकनाई खाते हैं। और चिकनाई पचाने का काम यूजुअली जो रस बनता है लिवर के अंदर, उसको हम बाइल बोलते हैं। वो बाइल से ही जब वो आंतों में पहुंचता है तब चर्बी पचती है। इसको पित्त कहते हैं। उसको हम पित्त बोलते हैं। तो लिवर में बनने के बाद, जिगर में बनने के बाद, ये जिगर एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ ये बनता है, और उसके बाद एक स्टोर हाउस होता है कि भी फैक्ट्री में सामान बने तो स्टोर हाउस में उसको स्टोर करते हैं। तो गॉल ब्लैडर उसी से लगा हुआ एक फल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारे की तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें ये जाकर इकट्ठा होता है। वहाँ इसकी प्रक्रिया एक होती है कि ये कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा होता है। और जब हम खाना खाते हैं जिसमें कि चर्बी की मात्रा है, चिकनाई की मात्रा है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करके, पिचक के वो बाइल, पित्त जिसे बोलते हैं, आंतों में भेजता है, पेट में भेजता है, तब हमारा चर्बी का पाचन, फैट का पाचन हो पाता है। यही गॉल ब्लैडर किसी कारण से ये तो काम करना बंद कर दे, या जितना ये काम करता है उससे ज़्यादा इसके ऊपर वजन पड़े, बोझ पड़े, तो अंदर जो पित्त होता है वो गाढ़ा होके प्रेसिपिटेट होता है, छोटे छोटे कण बनते हैं, उसके बाद वो पथरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब फिर वो तकलीफ़ें, परेशानी पैदा करती है मरीज़ के साथ। अच्छा, ये पथरी किस चीज़ से बनती है? पित्त हमारे जो शरीर में जो लिवर से जो बनता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट्स। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेसिपिटेट होकर पथरी बनाता है, वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहलाते हैं। वो यूजुअली ब्राइट कलर के, येलोइश कलर के होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। यस। एंड कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट एंड सॉल्ट्स, ये थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। उनसे बनने वाले स्टोन्स वो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। और क्या कुछ ऐसे खाने हैं जिनके बारे में लोग कहा जाता है कि ये ना खाइए? ये तो बहुत मेडिकल टर्म हो गई, कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट। इसको हम अगर खाने की शक्ल में समझें, लोग कहते हैं कि टमाटर मत खाओ, इससे हो सकता है। लोग कहते हैं कि बहुत मीट मत खाओ, इससे हो सकता है पथरी। वो क्या कारण है जिससे ये पथरी होती है? मैं इसमें पित्त की थैली की पथरी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें टमाटर
खाने या ना खाने से इसका कोई रोल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपके खाने में ज़्यादा है, फैटी फूड आपके खाने में ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो फैट एब्जॉर्ब होके लिवर से फिर कोलेस्ट्रॉल में डेवलप करता है। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई कंसनट्रेटेड कोलेस्ट्रॉल जब बाइल में जाता है तो फिर वहाँ पे प्रेसिपिटेट होके वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनाते हैं। वो कोई भी खाना जिसमें चिकनाई की मात्रा ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, जैसे आपका नॉनवेज हो गया, बहुत तली हुई चीज़ें हो गई जो हम लोग वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं, अल्टीमेटली उससे कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनते हैं। मतलब यहाँ पथरी बनना किडनी में जो पथरी बनती है उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। किडनी में जो पथरी बनती है वहाँ हम लोग कहते हैं कि लो प्रोटीन डाइट अगर हो, अगर हाई प्रोटीन डाइट है तो उसके ब्रेकडाउन से जो क्रिस्टल्स जो बनते हैं, यूजली कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो किडनी में जो पथरी बनती है वो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, और पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो डिफरेंट होते हैं। किडनी के पेशेंट्स में कहा जाता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से कम लें, आप दालें जैसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ सब्जियां जिनमें कि कैल्शियम और ऑक्सलेट्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे हरी सब्जियां हो गई, भिंडी हम कह सकते हैं उसको, टमाटर कह सकते हैं, पालक जैसी सब्जियां कह सकते हैं, उनके ज़्यादा खाने से उनमें पथरी होने की संभावना रहती है। लेकिन ये सच नहीं है कि जो लोग इनको ज़्यादा खाते उनमें 100% पथरी होएगी ही होएगी। अच्छा, ये किडनी के लिए मैं कह रहा हूँ। और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के और क्या सिम्टम होते हैं सर जो नॉर्मली नज़र आते हैं? ये भी बताइएगा कि सिम्टम आते भी हैं और किन किन को आते हैं और कब आते हैं, जिसको गंभीर माना जाता है? गॉल ब्लैडर में पथरी बनने का कारण हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो जब तक पथरी बहुत छोटी छोटी मात्रा में है, केवल गाढ़ा ही बाइल है जिसको हम स्लज बोलते हैं, छोटे छोटे कण महसूस होते हैं, वो साइलेंट भी पड़े रह सकते हैं, लेकिन वो बनते तभी हैं जब गॉल ब्लैडर ने अपना काम करना बंद कर दिया होता है। काम करना मीन्स उसको कंसंट्रेट करना और पिचक के उसको कंटेंट्स को आंतों में भेजना। तो जब आंतों में हमको उस मात्रा में बाइल नहीं मिलेगा, पित्त नहीं मिलेगा जिससे कि चिकनाई का पाचन हो सके, तो अपच जैसी स्थिति, जो कि जनरल भाषा में पब्लिक कहती है मुझे बहुत अपच होता है, मुझे गैस बहुत बनती है, पेट खाना खाने के बाद बहुत भारीपन लगता है, वो केवल इसलिए कि हम उस वक़्त हमारा शरीर उस चिकनाई वाले पदार्थ को, फैटी कंटेंट्स को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाला। तो एक तो गैस का बनना, बहुत देर तक वो रहता है तो वो फर्मेंटेशन होकर सब वो गैस बनती है, भारीपन होना, पेट के ऊपर वाले हिस्से में भारीपन होना, ये 2-3 सिम्टम्स हैं जिसको वजह से पेशेंट को लगता है कि मुझे तकलीफ़ है। फिर वो अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे या किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो सामने आता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो जब पित्त आपका नहीं बन रहा है, खाना जो है सही से पच नहीं रहा है, फैट आपका हाथ में, तो स्टूल में भी कुछ सिम्टम आने चाहिए ना आपके? स्टूल ऐसे, यस, स्टूल में आपको बहुत चिकनाई सा महसूस होगा, क्ले स्टूल, फ्रोती, हाँ, मिलेगा उसके अंदर। और अगर मैं बिल्कुल भी पित्त नहीं आ रहा है आंतों के अंदर, तो जो स्टूल है उसकी कलर बिल्कुल भी क्ले की तरह हो जाएगा। और क्या जो है बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है इसमें अगर एलएफटी वगैरह लोग कराते हैं तो? बिलिरुबिन बढ़ने का कारण केवल पित्त की थैली में पथरी होना ही नहीं है। बिलिरुबिन बढ़ने का कारण जिगर में की फंक्शन का प्रॉपर ना होना, पित्त बनना लेकिन पित्त का आंतों में वापस ना जा पाना, ये दोनों ही जॉन्डिस या पीलिया के कारण होते हैं, बिलिरुबिन बढ़ने के कारण होते हैं। लेकिन सर आप ये समझा रहे हैं कि ये सिम्टम है, ये तो बहुत जनरल सिम्टम भी है ना, कि कैसे फ़र्क करे आदमी कि ये पथरी का हो सकता है, मतलब सावधान कैसे रहे, क्योंकि इसके सिम्टम इतने मिमिक कर रहे हैं और डिजीज़ से, और क्योंकि पेट में गैस बनना मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी को ये लक्षण सब आम है ये, तो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करे कि नहीं ये मुझे लगता है कि पित्त का भी कोई मसला हो सकता है, मुझे एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए या कि मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है और अगर वो कहता है कि मुझे दर्द भी होता है, स्पेशली पेट के ऊपर वाले हिस्से में अगर मुझे दर्द होता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम शंका होती है, दिमाग में आती है कि कहीं पित्त की थैली में पथरियाँ ना हो। हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं पेशेंट से, अल्ट्रासाउंड से हमको पता लगता है कि इसमें पित्त की थैली में पथरियाँ हैं। हाँ, पित्त की थैली में पथरी पेशेंट जब आता है सामने कभी कभी दर्द करके,
तो वो स्पेसिफिक है कि वो पित्त की थैली में पथरी है, जिसकी वजह से कहाँ दर्द होता है? राइट साइड में? राइट साइड में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में, जिसको हम लोग छाती का पिंजड़ा बोलते हैं, उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में। कभी कभी ये पीठ में पीछे के हिस्से में भी महसूस होता है। और कब ये एसिम्टोमेटिक होता है? जब छोटी हैं पथरियाँ तो? जब काफ़ी लोगों में ये पथरियाँ एसिम्टोमेटिक भी होती हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। कभी कभी छोटी, जो कि लोग बहुत ही आसान भाषा में मेरे को तो अपच हो जाता है, गैस बहुत बनती है, लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ। तो ये भी एक संभावना है कि आप पित्त की थैली में पथरियाँ पाले हुए हैं, लेकिन अभी तक वो सामने आपको नहीं पता लगी है। ऐसे लोगों में जब हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो सामने आता है। वो हम लोग उनको साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। केवल उनको थोड़े से सिम्टम्स हो रहे हैं, पेन कभी और नहीं हुआ। क्या सर ऐसे भी सिम्टम आए हैं कि पेशेंट कह रहा हो कि मुझे खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है, या कुछ सुबह जब खाली पेट हैं फ्रेश होकर आए तब दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही नाश्ता करते हैं वैसे? क्या ये लिंक है इस तरह के लक्षणों का? ऐसा हो सकता है, क्योंकि खाने में तब तक आपको ये नहीं पता कि आपको अपने खाने के अंदर फैट की मात्रा कितनी रखनी है। भारतीय खाना वैसे भी अभी तक, तो पुराने ज़माने से देखा जाए तो अभी तक भी बहुत चिकनाई के साथ, फैट के साथ बनता है। वो लोगों में अवेयरनेस अब हो गई है, उसकी वजह से अब फैट कंटेंट्स लोगों ने खाने में कम कर दिए हैं। यस, खाने में जब आपका फैट कंटेंट ज़्यादा है तो उस वक़्त उसका पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पित्त की थैली पथरी होने के कारण, ये काम ना करने के कारण उतना पित्त नहीं मिल पाएगा आंतों में, तो उसके बाद वो दर्द होगा उसको, पेशेंट को। तो कौन सा फैट सर? जैसे देसी घी को कहते हैं कि गुड फैट है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है इसमें, और प्रोसेस फूड से जो फैट आता है सैचुरेटेड फैट है, कौन सा फैट जो है नुकसान करता है? एनी, फॉर दैट पर्पस एनी जिसमें चिकनाई या फैटी कंटेंट ज़्यादा हो। क्या आपको इतने साल से ओपीडी करते हुए, सर्जरी करते हुए, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है? ऐसा है क्या कि ऐसा है। क्या कारण है इसके पीछे? पित्त की थैली की पथरी के बारे में हम लोग स्पेशली 4 F कहते हैं। पहला F है फैमिली, फैमिली ट्रेडिशन है, फैमिली के साथ Genetics. जिसको हम लोग अनुवांशिक कहते हैं। दूसरा फीमेल, नेचुरली जो क्वेश्चन आपने पूछा फीमेल्स में। तीसरा फैटी फीमेल, नेचुरली ये भी देखा गया है कि ये फीमेल में थोड़ी सी चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है शरीर के अंदर। एंड फर्टाइल पीरियड जो फीमेल का शुरू होता है 18 या 20 साल की उम्र से और 40 साल तक की उम्र तक, 38 साल की उम्र तक रहता है। इस पीरियड में ये बहुत देखा गया है। कुछ वर्ल्ड का रिकॉर्ड, आपके ये सब ये कहता है, हमारा जो टेक्स्ट ये कहता है कि एक शब्द और है, फेयर। तो हम उसको 5 F कहेंगे, फैमिली, फीमेल, फैटी, फर्टाइल एंड फेयर। तो इन लोगों में ये पित्त की थैली में पथरियाँ ज़्यादा देखी गई हैं। अब डायग्नोसिस पे आते हैं इसके। जैसा आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आता है ये, क्या ऐसा भी हो सकता है कि होल एब्डोमेन करा रहे हों और वो ना पता चला हो, इतनी छोटी पथरी रही हो, या कि बहुत कॉम्प्लेक्स रहा हो तो सीटी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है? कैसे डायग्नोस करते हैं अल्ट्रासाउंड के अलावा इसको? यूजली जब पहले आप अगर सस्पिशन होता है आपको कि पित्त की थैली में पथरी हो सकती है, गॉल ब्लैडर नॉन फंक्शनिंग हो सकता है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड ही करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड है अल्ट्रासाउंड ही पित्त की थैली के पथरी के बारे में पता करने के लिए, फंक्शन के लिए नहीं, पित्त की थैली में पथरी है कि नहीं उसके लिए। तो यूजली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में केवल अल्ट्रासाउंड से ही पथरी सामने आ जाती है। अगर वो पित्त की थैली काम नहीं कर रही है और पित्त हल्का फुल्का ही गाढ़ा है, तब भी हमें कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल जाते हैं जिसको हम स्लज बोलते हैं, कि पथरी बनने से पहले की अवस्था, स्लज दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर, मतलब बनने वाली है। हाँ, धीमे धीमे वो कन्वर्ट हो जाती है, पथरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड इज द आंसर। तो स्लज जब बनता है तब ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसको इंतजार करते हैं कि जब पथरी बन जाएगी तब करेंगे? स्लज के अगर पेशेंट में केवल स्लज है और पेशेंट को ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है, तो हम पेशेंट को वॉच करते हैं, कहते हैं आप अभी चिकनाई बंद करो, देखते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर देखते हैं। उसको रूटीन में 2 महीने 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर वो प्रेसिपिटेटेड हैं उस वक्त तो डेफिनेटली सर्जरी की जाती है। अगर केवल स्लज है लेकिन पेशेंट्स को कंप्लेंट्स बहुत हैं, तब भी हम लोग सर्जरी करते हैं, और ये देखा गया है कि दोनों ही स्थिति में पेशेंट को रिलीफ होता है। अच्छा, आजकल क्या है कि बहुत सारे लैब ऐसा पैकेज देते हैं कि आप फुल बॉडी चेकअप कराएं,
इसमें CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल वगैरह जांच होती हैं, यूरिन की जांच भी होती है। क्या कोई ऐसी ब्लड टेस्ट है जिससे ये समझ में आ जाए कि हो सकता है कि पित्त में कुछ गड़बड़ी हो? कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं कहूँगा जिसको आप अगर देखें वो एबनॉर्मल है तो ये मान के चलेंगे कि पित्त की थैली में पथरी है। हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि आप जब LFT कराते हैं, LFT अगर आपका डिरेंज्ड आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, तो फिर आप उसके कारण ढूंढते हैं कि उसका एक कारण ये भी हो सकता उसका एक कारण ये भी हो सकता है। है। अच्छा। तो अगर आपको LFT डिरेंज दिखाई पड़े तो डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। अच्छा, और इसके ट्रीटमेंट पे सर, जैसा आपने बताया कि सर्जरी, आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, क्या ये दवा से भी ठीक हो सकती है अगर पथरी छोटी है, या ऐसा लगता है कि अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ दवाओं से भी असर पड़ता है? बहुत से मरीज आते हैं जो ये कहते हैं साहब ऑपरेशन तो हमें बहुत डर लगता है, हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, कोई ऐसी दवा बता दो जिसकी वजह से ये पथरी खुल जाए। ऐसा यूजली होता नहीं है। ये देखा गया है कि पेशेंट्स जो कि सर्जरी के लिए फिट नहीं है, बेड रिडन पेशेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पेशेंट्स हैं, जैसे इनको हार्ट डिजीज़ भी है, किडनी डिजीज़ भी है, डायबिटीज़ भी है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम लोग एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या पैलिएटिव मैनेजमेंट के लिए दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों का रोल 100% एस्टेब्लिश्ड नहीं है। बस सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए कुछ एसिड्स, कुछ दवाइयाँ हैं जिनको हम अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड वगैरह बोलते हैं, उनको एक लंबे टाइम तक देना पड़ता है। क्या करती हैं दवाइयाँ? ये दवाइयाँ उसको पित्त को पतला करती हैं। अच्छा। कंसंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल की उसमें कम करती हैं, तो ज़्यादा प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पथरियाँ घुलने ही जाएंगी, लेकिन ज़्यादा बनने के लिए हम थोड़ा सा रोक सकते हैं उनको। तो मतलब सर्जरी ही इसका फाइनल इलाज है? यस। एक बार अगर पित्त की थैली में पथरी बनी है, चाहे उसमें सिम्टम्स हैं आपको या सिम्टम्स नहीं है, लेकिन इलाज नहीं बदलता, इलाज एक ही होता है कि वो है सर्जरी। क्यों सर ऐसा है? जैसे किडनी में पथरी है तो आसानी से निकल जा रही है, ब्लैडर में है आपको, इसमें क्या कैसा ऑर्गन है कि आपको स्पेस नहीं देता है पथरी निकालने के? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। किडनी में फ्लशिंग होती है, किडनी में पानी जाता है, आप जो कि खाना खाते हैं उसके पाचक तत्व सब ब्लड के थ्रू जाते हैं किडनी में, और वहाँ फिर उसमें से छलनी का काम होता है। उसमें से जो टॉक्सिक कंटेंट्स हैं वो आपके नीचे सिक्रीट होते हैं और पेशाब के रास्ते वो बाहर निकल जाते हैं। वहाँ एक पूरा रास्ता मिला हुआ है किडनी से लेके और नीचे पेशाब के रास्ते तक, जिसकी की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन पित्त की थैली में अगर पथरी है तो उसके लिए रास्ते में 3 रुकावट हैं। एक पित्त की थैली की गर्दन, जिसे हम नेक बोलते हैं, बहुत नैरो होती है। उसके बाद जिस पित्त की थैली की जो गर्दन जो पित्त की नली में खुलती है, जिसको हम CBD बोलते हैं, वो भी नैरो होती है। और उसके बाद जब वो CBD आंत में खुलती है, वो सबसे ज़्यादा नैरो जगह होती है। उस जगह से बहुत बड़ी पथरी नहीं निकल सकती। हाँ, अगर वो चूरा है जिसको हम फ्लश बोलते हैं, तो वहाँ से पास हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट गारंटीड। लेकिन जब कभी भी वो वहाँ से पास होता है, डिफ़िकल्टी होती है, तो साथ ही साथ उसके एक और स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी सूजन आ जाती है, क्योंकि पेनक्रियाज का आउटलेट और पित्त की थैली का आउटलेट आंतों में कॉमन होता है। क्या ऐसा कभी देखा है कि पित्त की पथरी हो पित्त की थैली में और उन्होंने बहुत अवॉइड किया हो सर्जरी को, और उसकी वजह से पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया हो या पेनक्रियाटाइटिस जैसी दिक्कतें भी आई हो? यस, ऐसा होता है। यही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि पित्त की थैली में कभी कभी पित्त की जो गर्दन होती है थैली की, अगर वो चौड़ी है तो छोटी छोटी पथरियाँ खिसक के नीचे कॉमन बाइल डक्ट हम उसको बोलते हैं, पित्त की नली में चली जाती हैं, और उसके नीचे सबसे छोटा जो छेद है वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। पेनक्रियाज और पित्त की नली, ये दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग बहुत सेंसिटिव होती है, जरा सा भी इरिटेशन उस जगह पर पेनक्रियाज की इंसल्ट होता है, तो पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है और पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है। फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाती है सर्जरी। वो पेनक्रियाटाइटिस अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है, हमें उससे बचना चाहिए। पेनक्रियाज
की बीमारी वो वाली होने के बाद कोई डायरेक्टली सर्जरी नहीं होती कि अभी नहीं होगा, बट उसको सेटल होने का टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर पथरियत है और पथरियाँ हैं और सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, इससे पहले कि वो नीचे की नली में जाके पैनकेटाइटिस करें, डीप जॉन्डिस करें, आपको पित्त की थैली का ऑपरेशन करा के हटा देना ऑपरेशन मतलब उसको निकलवा देना चाहिए। निकलवा देना। तो आप ये कह रहे हैं कि जब वो पित्त जमा करता है, और आप ये भी कह रहे हैं कि लोग ऑपरेशन से डरते हैं, तो जायज़ सी बात है जब इतना आप समझा रहे हैं कि वो इतना पित्त इकट्ठा करता है और फैट के डाइजेशन में मदद करता है, तो जब वो पित्त की थैली निकल जाएगी तो एक डर तो स्वाभाविक है ना कि फिर मेरा खाना वैसे नहीं पचेगा, क्योंकि आसपास ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं जिनकी पित्त की थैली नहीं है, वो शिकायत करते हैं कि हमको बहुत एसिडिटी है, बहुत गैस है, हमारी पित्त की थैली निकल गई है, तो हम बहुत भारी खाना नहीं खा सकते, हमको हल्का खाना खाना चाहिए। इसके बारे में समझाएं पूरा। ये आपका सवाल बहुत जायज़ है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मरीज़ हमसे बहुत पूछते हैं कि पित्त की थैली निकल जाएगी तो हमारा खाना का पाचन कैसे होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जिगर एक फैक्ट्री है जहाँ पित्त बनता है, रास्ते में एक गोडाउन है जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं, जहाँ वो इकट्ठा होता है, और तीसरा कंजम्पशन एरिया पित्त की थैली का, मार्केट जिसे कहते हैं, वो आंतों का हिस्सा होता है। हमने केवल एक गोदाम ही तो हटाया, फैक्ट्री से लेके कंजम्पशन मार्केट तक का रास्ता हमारा मौजूद है। उस रास्ते से वो पित्त अभी भी आंतों में उसी तरीके से जाता रहेगा। हाँ, जिस वक्त आपकी पित्त की थैली कम्प्लीटली नॉर्मल है, यंग एज में यूजली आप चिकनाई खूब अच्छी तरीके से खाते हैं, सब पच जाता है, लेकिन एक बार जब पित्त की थैली अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है तो आपको उतना पित्त नहीं मिल पाता चिकनाई को पचाने का जितना कि मिलना चाहिए। तो हम सर्जरी से पहले भी कहते हैं कि पित्त चिकनाई कम खाइए, तो सर्जरी के बाद भी कहते हैं चिकनाई कम खाइए। लेकिन ये देखा गया है कि बॉडी एक्लिमेटाइज कर लेती है अपने आप को, जितना पित्त हमको खाने की जितना ज़रूरत होती है खाने के लिए, उतना लिवर हमको भेजता रहता है। हाँ, एक गो में जब आपने ज़्यादा खा लिया तो उस वक्त उतना नहीं मिलेगा, सरप्राइज प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना आपको मिलता रहेगा। तो वो सिम्टम्स भी धीमे धीमे ख़त्म हो जाते हैं पेशेंट। अच्छा, और अभी हार्ट बर्न वगैरह हो रहा है तो फिर वो नॉर्मल गैस की दवाओं से ठीक हो जाता है, वो चलता रहता है। यूजली आप पेट की एसिडिटी का करीब करीब 70 to 80% कारण पित्त की थैली का नॉन फंक्शनिंग हो रहा है। बाकी मेडिकल कारण होते हैं जिनके लिए मेडिसिन्स वगैरह तो वो हेल्प करती हैं। लेकिन अगर हमने ये भी देखा है कि एसिडिटी की, अगर पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाए तो एसिडिटी की प्रॉब्लम 70 से 80% पेशेंट्स में ख़त्म हो जाती है। लेकिन 20% पेशेंट ऐसे भी होते हैं, तब भी कहते हैं, तब हम उनको समझाते हैं कि आपका जो मेन कारण था वो हट गया, आपके बाकी के मेडिकल कारण हैं जिनकी दवा मेडिसिन से आपको ठीक होगा वो। सर, एक बहस चलती है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की, वहाँ भी मैं एक सवाल पढ़ रहा था वेबसाइट पे कि शाकाहारी खाने वालों को कम होती है बीमारी, ऐसा कुछ सत्य है कि मिथ है ये? मैं इसको इस तरह से रिलेट नहीं करूँगा कि शाकाहारी करने वालों खाने वालों को कम होती है और नॉन वेज खाने वालों को ज़्यादा होती है। हाँ, नॉन वेज खाना अक्सर ये देखा गया है कि उसमें चिकनाई की मात्रा, फैट कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। नॉन वेज में अपने फैट कंटेंट्स, मैं चिकन की बात नहीं करूँगा, फिश की बात नहीं करूँगा, रेड मीट की बात करूँ, उसके प्लस उनके बनाने में, प्रिपरेशन में जो फैट इस्तेमाल होता है नेचुरली वो जाता आपके पेट में ही है। तो फैटी कंटेंट्स आपके ज़्यादा होते हैं, प्लस मीट में भी आपका कोलेस्ट्रॉल है। जब हाई कोलेस्ट्रॉल होगा और लिवर में वो हाई कोलेस्ट्रॉल, कंसनट्रेटेड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो मतलब ये लीनियर नहीं है कि आप किसी को भी हो सकता है ना? किसी को भी, ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेज, जो टोटली वेजिटेरियन है उनको पित्त की थैली में पथरी नहीं होगी। उनमें ये देखा गया है कि शाकाहारी परिवार पूरा और फैमिली एफिलिएशन है कि फैमिली में दादाजी को थी या दादी को थी, नानी को थी, बड़ी सिस्टर को थी, तो नीचे बच्चों को भी हो सकती है, बहनों भाइयों को भी हो सकती है। हाँ, वो पूरे के पूरे वेजिटेरियन परिवार रहे हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड लिंक नहीं। और किसी अगर यंग एज के बच्चे को होती है पित्त की थैली में पथरी, तो उसका कारण क्या है? जेनेटिक्स ज़्यादा है कि खान पान है? यस, अगर हमने 2 साल के बच्चे में भी पित्त की थैली में पथरियाँ देखी हैं, यूजली वो जेनेटिक्स से रिलेटेड होती हैं। और जब तक उनमें पेशेंट्स को, बच्चे को अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, हम उनको नहीं छूते हैं, उनको नहीं करते हैं। बट
ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में रखते हैं बच्चे को कि उसको कितनी बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है, और उसको सिम्टम्स हैं कि नहीं है। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो उस स्टेज में भी हमें सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो हमने ये समझा कि ये पथरी अपने आप तो निकल नहीं सकती है, जैसे किडनी में निकल जाती है। हाँ। तो ये तो मिथ है। अब ज़रा सर्जरी के बारे में समझाइए, जिससे लोग भागते हैं। इसका प्रोसीजर कितना इजी है, कितना टफ है, पेशेंट को कितने दिन लगते हैं सर्जरी कराने में, और आप लेप्रोस्कोपी के सर्जन हैं तो उसके प्रोसीजर को भी समझाइएगा कि कितनी आसान है, कितनी जटिल है ये। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा इसमें। मैं मिड 80s से मैं सर्जरी कर रहा हूँ। तब हमारे सामने अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था। अच्छा। उस वक़्त 6 टैबलेट खिलाया करते थे हम लोग, और उसके 48 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद पेशेंट का एक्सरे लिया करते थे पेट का। हाँ, तो उसमें पित्त की थैली में वो दवा थी, वो कंसनट्रेट हो जाया करती थी, तो उसमें छोटे 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 स्पॉट दिखाई पड़ते थे। तो उस वक़्त वो पित्त की थैली की पथरी मानी जाती थी। तब जब सर्जरी हुआ करती थी तो मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में मरीज़ भर्ती होता था 2 दिन पहले, जांच होती थी, तीसरे दिन सर्जरी होती थी और 5 दिन बाद छुट्टी होती थी। आज ये सारी चीज़ें इतनी सुलभ और सिंपल हो गई हैं कि पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया है। पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन सुबह एडमिट करते हैं। 1 घंटे की सर्जरी, मैक्सिमम 1 से लेके 2 घंटे की सर्जरी होती है। यूजुअली 20 मिनट से लेके आधा घंटे में भी ख़त्म हो जाता है। लेप्रोस्कोप तरीके से होती है, जिसमें केवल छोटे छोटे छेद होते हैं। पेशेंट शाम के टाइम पर अक्सर देखा गया है कि फिट है टू बी डिस्चार्ज। अच्छा। डिस्चार्ज करने के लिए फिट है। अच्छा। लेकिन मेंटल ब्लॉक होता है कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, पित्त की थैली निकली, हम छोड़ के कैसे चलें अस्पताल में शाम को। दूसरे दिन 99% पेशेंट दूसरे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। अच्छा। एंड तीसरे दिन से मैंने ये देखा है कि पेशेंट अपने घर के रेगुलर काम, बहुत भारी काम नहीं करते हैं। हफ्ते या 10 दिन के बाद स्टिच निकल जाता है। आजकल तो स्टिचेज भी वो ऐसे हैं कि सेल्फ डिजॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है सर्जरी पित्त की थैली की, बहुत सिंपल एंड सेफ हो चुकी है पेशेंट्स के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसको बहुत दिनों तक ना पालें। इसकी परेशानियाँ जो आती हैं, इवन कैंसर तक। अच्छा, ऐसा भी होता है? यस, कैंसर तक, उन परेशानियों से बचने से के लिए आप समय रहते हुए इसका इलाज करा लें। आपने बताया कि लेप्रोस्कोपिक में छेद करते हैं, 2 और 3 छेद। अभी आजकल रोबोटिक्स सर्जरी का बहुत ज़्यादा हमको सुनने को मिलता है कि रोबोटिक्स, ये भी समझाइए, क्या रोबोट सर्जरी करते हैं, क्या कैसे होती है रोबोटिक सर्जरी? है रोबोट एक मशीन है, सोफिस्टिकेटेड मशीन है। काम सब कुछ वही होता है जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हाथ में होते हैं, सर्जन के हाथ में, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में सर्जन के हाथ में कुछ नहीं होता। अच्छा। एक्सेप्ट कुछ छोटे स्ट्रक्चर कंट्रोल्स हैं जो आप मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट जो आर्म्स हैं, जो सर्जरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ ट्रांसमिट होता है और वो काम अंदर होता है उससे। केवल एक चीज़ मैं कहूँगा कि पेशेंट के साथ में सर्जरी करते टाइम पर जो उसकी मांसपेशियों की, उस स्ट्रक्चर की जो फील होती है, जो कि सर्जन को उंगलियों से फील होती है जब वो खुद इंस्ट्रूमेंट पर, केवल एक वही एहसास रोबोटिक में नहीं आता। अदरवाइज रोबोटिक सर्जरी मोर प्रिसाइज्ड और अच्छी तरीके से प्रिसाइज हो चुकी है। ब्लड लॉस भी थोड़ा सा बहुत कम होता है, टारगेटेड है। एंड पेन, डेफिनेटली पेन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स मूव करते हैं, पेट की छेद जहाँ की है वहाँ मूव करते हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में जहाँ हम छेद बनाते हैं वो फिक्स हो जाता है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट अंदर वो वाला फिक्स जिससे करते हैं वो मूव नहीं करता, तो पेन कम होता है। तो आपसे बात करके यही लगा कि गॉल स्टोन्स की सर्जरी इतनी मुश्किल नहीं है, और पित्त की थैली ना भी रहे तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और सिम्टम्स हो भी सकते हैं, ना भी नहीं भी हो सकते हैं। तो आप अगर आम जो है आदमी को किसी को सलाह देना चाहें जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है, उसको क्या करना चाहिए? साल में कौन सी जांचें जो है बहुत ज़रूरी है वो करा लेनी चाहिए? जैसे कुछ लोग कराते ही हैं, पैकेज की जांच है एनुअल मेडिकल चेकअप के नाम पर, क्या क्या जांचें और करा लेनी चाहिए कि थोड़ा इससे भी आप सावधान रहें? मैं इसके लिए एक साधारण जनमान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा
अवेयरनेस तो आजकल बहुत हो गई है, और जिसकी फैमिली में ये ट्रेंड है या कि हिस्ट्री है उनकी फैमिली में कि स्टोन्स होते हैं, उनको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, लो फैट डाइट होनी चाहिए। बाकी ऐसा और कोई प्रिकॉशन नहीं है जो आप अपनाएं और आप ये कहें कि मेरे को पित्त की थैली की पथरियाँ नहीं होंगी। एक ट्रेंड ये भी देखा गया है, हमारे जो जीन्स हैं, नॉर्दर्न इंडिया के जीन्स हैं, नॉर्दर्न इंडिया की खाना पीने का तरीका है, पानी है, यहाँ की आबो हवा है, ये यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा प्रोन है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। अच्छा। बजाय साउथ इंडिया के, क्योंकि साउथ इंडिया के लोगों की जो जनरेशन्स हैं, उनके जीन्स, उनके खाने पीने का तरीका, उनकी आबो हवा, पानी वो डिफरेंट हैं। वहाँ पर हमको पित्त की थैली की पथरियाँ कम देखने को मिलती हैं। जैसे पंजाबी है, उनका फूड कल्चर एकदम अलग है, वो हम सब उसको नॉर्दर्न इंडिया में ही मान के चलेंगे। अच्छा। इसको, बट मैं साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो साउथ में हमें फिर पैनक्रियाज की कैंसर्स की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा। वहाँ के ट्रेंड के उसके हिसाब से नॉर्दर्न इंडिया में पित्त की थैली की पथरी की संभावना ज़्यादा होती है। तो सर आखिरी सवाल ये है, सवाल क्या है, अब जाते जाते ये भी बता दीजिए कि क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको ऐसे पेशेंट कभी मिले हैं कि उनको पथरी डायग्नोज हो गई है अल्ट्रासाउंड से, लेकिन वो किसी नीम हकीम या किसी और चक्करों में पड़ कर और केस ख़राब करके आए हों सर्जरी के पास कराने आपके पास? मैं इसके लिए एक सर्जन होने के नाते, इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे एक शब्द दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको पित्त की थैली में पथरियाँ हैं और उसके सिम्टम्स आपको हैं, आप उसको बिना देर किए हुए उससे निजात पाएँ, सर्जरी कराएं। सर्जरी आज की डेट में बहुत सिंपल, बहुत सेफ़ है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जब वो तकलीफ़ देती हैं, जैसे कि डीप जॉन्डिस हो जाना, पैनक्रियाटाइटिस हो जाना, गॉल ब्लैडर का सड़ जाना, गॉल ब्लैडर का फट जाना, हमारे लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक 3 परेशानियां बढ़ाती है। सर कैसे पंक्चर हो जाता है गॉल ब्लैडर पथरी से? यस, जब पित्त की थैली में सूजन हो जाती है, बड़ा स्टोन जब पित्त की नली में फंस जाता है, तो उसके कंटेंट्स जरा से भी बाहर नहीं निकल पाते। एक तरीके से देखा जाए तो वो बंद कमरे की तरह हो गया, चैम्बर हो गया। हाँ, बंद कर दी, तो उसमें अंदर जो पित्त है वो इन्फेक्ट होने लगता है। इन्फेक्शन होगा तो वो सूजन बढ़ने लगती है पित्त की थैली की। जब सूजन बढ़ेगी तो उसकी तो एक ही कैपेसिटी है, जब सूजन बढ़ेगी तो उसकी ब्लड सप्लाई जो उसकी दीवार में है वो भी हैम्पर हो जाएगी। उसकी वजह से पित्त की थैली काली हो जाएगी, जिसके कहते हैं गैंग्रीन ऑफ गॉल ब्लैडर। और एक बार गैंग्रीन होती है तो वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से गॉल ब्लैडर फट जाता है। और जब पूरे पेट में फैल के, जिसको कहते हैं कि इन्फेक्शन जो उस जगह कंट्रोल था, कन्फाइंड था, अब वो पूरे पेट में हो गया। उस वक़्त आपकी सर्जरी, पथरी की सर्जरी के ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी बढ़ गई। जो आप एक दिन में छुट्टी पा रहे थे, हाँ, ड्यूरेशन हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया, एंटीबायोटिक कवर बढ़ गया, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया, आपका खर्चा बढ़ गया। आप प्रोफेशनल अपने काम से, जिस काम में है वहाँ देर में वापस जा रहे हैं, एक नुकसान आपका वो हो रहा है, और जान पर खतरा भी है। जान का खतरा भी है। मैंने बहुत से ऐसे मरीजों को, इस स्थिति में मरीजों को अपनी जान गंवाते हुए भी देखा है, और 2-2 महीने के बाद भी सर्जरी कराते हुए देखा है। 2 महीने लगातार अस्पताल में, वेंटिलेटर तक भी जाते देखा है। ये सारी चीज़ें हम जनमानस को डराने के लिए नहीं कह रहे, उनको केवल आगाह कर रहे हैं कि इस चीज़ को हल्के में ना लें, नज़रअंदाज ना करें। बहुत सेफ़ है सर्जरी, बहुत सिंपल सर्जरी है, तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और इससे निजात पाएँ। अच्छा, आप कैंसर की बात कर रहे थे, कैंसर इससे रेयर है पथरी से कैंसर होना, या जब गॉल ब्लैडर बहुत ख़राब हो जाता है, जब से आप कह रहे हैं काला होता है, तो वो कैंसर तक भी पहुंच सकता है? यस, पित्त की थैली की पथरी यूजुअली अगर देखा गया, मैंने देखा है, बड़ी हो, सिंगल हो या क्लस्टर ऑफ स्टोन्स हो, जो ने एक क्लस्टर बन के बड़ी बॉल की तरह बना लिया है और एक ही जगह फंसे हुए हैं पित्त की थैली में। उस पित्त की थैली में उस जगह फंसे होने की वजह से इरिटेशन पित्त की थैली की दीवार में होता रहता है, एंड यू नेवर नो कब वो इरिटेशन वहाँ की सेल्स की फिजियोलॉजी बदल देता है, सेल्स एक्स्ट्रा ग्रो करने लगती हैं, जिसको कि हम कैंसर बोलते हैं।
तो उन केसेज में ये ज़्यादा देखा गया है कैंसर जहाँ पर अनअटेंडेड इम्पैक्टेड स्टोन्स गॉल ब्लैडर में पड़े हुए हैं, तो वो हमने कैंसर बनते भी देखा है। और पित्त की थैली का कैंसर में सर्वाइवल बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, और सिंस ये पित्त की थैली लिवर से बिल्कुल चिपकी हुई होती है तो लिवर में बहुत जल्दी फैलता है। मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा जी। मैं स्पेशली युवाओं के लिए जिन्होंने अपनी फैमिली की शुरुआत या शादी के बाद अपना जीवन अभी शुरू किया है, यंग लेडीज़ में, यंग गर्ल्स में, लेडीज़ में मैंने ये बहुत देखा है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है और उनको सिम्टम्स हैं, कभी पता नहीं लगा कि पित्त की थैली में पथरियाँ हैं, और अगर पता भी लगा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, प्रेगनेंसी हो जाती है। और प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है। उन 9 महीने में आपको पित्त की थैली में अगर पथरी और उसने तकलीफ़ देना शुरू किया तो डॉक्टर उस वक्त डायलेमा में होता है, व्हाट टू डू, प्रेगनेंसी को बचाएं या पेशेंट को बचाएं। वो स्थिति में आप अपने आप को ना लाएं तो बेहतर है। जब कभी भी आप फैमिली प्लान करना चाहें, एक स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें, जिसमें देख लें कि पित्त की थैली का नॉर्मलाइजेशन है कि नॉर्मल है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि उसमें पथरी है तो फैमिली स्टार्ट करने से पहले उससे निजात पा लें। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने बहुत से लोगों को देखा, ऐसा नहीं है कि सभी में प्रेगनेंसी के टाइम पर सर्जरी नहीं हो सकती, बट प्रेफर करते हैं कि 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं, पहले ट्राइमेस्टर में एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं, क्योंकि तब यूट्रस काफ़ी बड़ा हो जाता है और हम लोगों का अंदर पेट में जाने का भी एरिया होता है। स्लाइटली इफ़ वी प्रिफर सर्जरी तो हम 4 से लेके 6 महीने के बीच में करते हैं, बट वो भी अवॉइड कॉम्प्लेक्स है, वो भी करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पहले मालूम है, मेरी प्रैक्टिस में भी मैंने देखा है, मैंने लोगों को आगाह किया है कि प्रेगनेंसी शुरू करने से, फैमिली शुरू करने से पहले इसको निकलवा लीजिए। वो भी पेशेंट मैंने 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पेन करके आते हुए देखा है। बट एट दैट टाइम हम कहते हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। लोग अवेयर हैं, लेकिन इस अवेयरनेस को काटने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। लोगों की सलाह है, पड़ोसियों की, बहुत सारी, गूगल भी करो तो बहुत सारे नुस्खे, अखबार में इधर उधर बहुत सारे वो भी है ना। सही जानकारी से वाकिफ़ होना चाहिए। ज़रूर अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशली अगर पथरी है तो सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करें, और आगे आने वाली तकलीफ़ों से बचने के लिए जो वो सलाह देते हैं उस सलाह को मानें। हाँ, हो सकता है जैसे आप बता रहे हैं स्लज हैं तो उसको थोड़े दिन अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्टेंट सर्जरी करानी पड़ी। शुक्रिया सर आने के लिए। तो डॉक्टर जीपी गुप्ता से हमने समझा कि गॉल ब्लैडर की पथरी जितनी मामूली एसिम्प्टोमेटिक लगती है उतनी खतरनाक भी हो सकती है। ज़रूरत है थोड़ी सी सावधानी बरतने की। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक सुनते और देखते रहिए हेलो डॉक्टर। शुक्रिया।